Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह. सो आज का जो वीडियो है वो डील करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम शॉर्ट में ETC के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं. सो इसको हम तीन नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज़ ये वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रोसेस कहाँ रन हुआ. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, अगर यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. मींस एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं. ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली जो होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. अगर यदि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उसमें इस वाले प्रोसेस में कन्फ्यूज़न हो सकता है. सो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं जब प्रोसेस स्टार्ट करूँगी उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूँगी, जिससे कि प्रोसेस जो है उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरीके का. थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम प्रीवियस वीडियोस के बारे में, बिकॉज अगर इस प्रोसेस को के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मीन्स इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, तो सबसे पहले तो हमें ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है उसके बारे में पता होना चाहिए. अगर पूरा पाथवे नहीं याद है तो उसकी हमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए. जैसे कि अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं. लोकेशन में ये क्या होता है, सेल का जो साइटोसॉल होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे जो है वो रन होता है. ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में. अब ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पाइरूवेट. पाइरूवेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट स्टेप से होकर जा रहा था, और उसके बाद ये इसका एंड प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलिसिस का वो था पाइरूवेट. अब पाइरूवेट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, साइटोसॉल में. उसके बाद हमने एक देखा था प्रोसेस जिसको हम जानते हैं लिंक रिएक्शन के नाम से. सो लिंक रिएक्शन में क्या है कि ये जो पाइरूवेट था वो पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था. ठीक है, अब ये जो पाइरूवेट था वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट थी, उसकी हेल्प से पाइरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था उसमें ही पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है. सो पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि था लिंक रिएक्शन. मींस लिंक रिएक्शन में हमने देखा था कि पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मेशन हुआ. अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होकर क्या बना रहा था, सिट्रेट. ठीक है, अब ये वाला जो पाथवे है, इस वाले पाथवे को हम क्या पढ़ रहे थे, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल के नाम से या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से हमने प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ और ये पाथवे जो है वो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ इस पाथवे में. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस है, पाथवे जो है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद लिंक रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा था, लिंक रिएक्शन के बाद कैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रन हो रही थी, मीन्स क्रैब साइकिल जो है वो रन हो रही थी. सो सबसे पहले हमें ग्लाइकोलिसिस का पाथवे पता होना चाहिए.
उसके बाद लिंक रिएक्शन पता होनी चाहिए, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पाथवे अगर हमको आते हैं या फिर हमने पढ़े हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला जो पाथवे है वो ये लगेगा कि इन पाथवे की तरह ये भी बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आई होप कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये मैंने 1 बाय 1 एक सीरीज़ में पाथवे जो हैं वो डील किए। ग्लाइकोलाइसिस पहले स्टार्ट किया था, फिर लिंक रिएक्शन भी दिखा है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, इसके सारे कॉम्प्लेक्स का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखेंगे, और पाथवे कैसे चलता है वो चीज़ भी देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसका कुछ बेसिक भी डील करेंगे। आई होप कि पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वो देख लिए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर स्टिल कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ। सो मूव करते हैं, पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो सिस्टम है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, या फिर जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सो ध्यान से हमें पढ़ते हुए जाना है, बिकॉज अगर यदि हम थोड़ा सा हमारा ध्यान हटा और हमारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होना जाहिर सी बात है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इसका क्या मतलब है, तो ये सारी जो थ्योरी है ये इसका बेसिक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5, उसकी भी बहुत सारे पॉइंट्स थ्योरी है। और क्या कहते हैं, इस सब थ्योरीज़ को ना पढ़ते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं एक स्ट्रक्चरल स्लाइड है इस पर। सो यहाँ से हम कुछ बेसिक जो है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हम देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो है बाहरी लेयर मीन्स आउटर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो उसमें कुछ फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। लेकिन ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में IMM के नाम से जानते हैं, बिकॉज आगे की प्रोसेस में हम शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखनी है कि IMM मीन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद ही ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन हुई और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है इसको हम बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, IMS। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद ये जो फोल्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। अब आते हैं हम कन्फ्यूज़न वाली बात पे कि बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है वो कहाँ पर होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पर एक्चुअली इसका प्रोसेस जो है वो कहाँ पर रन होता है। सो ये वाली जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 5, 4 इसके नाम से जानते हैं, और उसी को हम इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोलते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद 1 बाय 1 पास करते हुए जाते हैं। सो बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है, बहुत सौ को ये रहता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। सो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर ये चीज़ ही नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन रहेगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो आगे तक भी कंफ्यूजन ही बना रहेगा। सो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। सो अब ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर जिनको हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं। सो ये प्रेजेंट होते हैं इस वाली मेम्ब्रेन में। अगर यदि हम इसका कुछ पार्ट लें और उसको जूम करके देखें तो ये
इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब हम इतना तो जानते हैं कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, मीन्स 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से लिपिड की। सो आउटर मेम्ब्रेन हो गई लिपिड बाइलेयर, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, फिर उसके बाद इसके बीच में ये वाला जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। उसके बाद उसी तरीके से इनर मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपिड बाइलेयर की होगी। सो इस तरीके से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। और इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हम देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और यहाँ पर इस तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन के बाद का जो रीजन होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, सो इनर मेम्ब्रेन के बाद इधर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा, मींस कि बेसिक चीज़ें हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए जिससे कि हमें प्रोसेस को पढ़ते टाइम कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम मूव करते हैं लास्ट स्लाइड जो थी, प्रीवियस स्लाइड, उस पर, जिससे कि हमें ये थ्योरी भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर। सो इस तरीके से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसमें कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 3 और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 4 और फिर एटीपी सिंथेज जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो यूबिक्विनोन को पास करता है और कॉम्प्लेक्स 2 से डायरेक्टली यूबिक्विनोन को जाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ। फर्स्ट लाइन जो है इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अब ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आगे के वीडियो में इसी में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फोराइलेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है अगर नहीं भी पता है तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसको हम फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं और जब ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर ये पॉइंट है थर्ड पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किया है लोकेशन के बारे में। सो लोकेशन क्या होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में IMM के नाम से भी जान रहे हैं। आई होप कि ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द सिंथेसिस ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब ये वाली जो लाइन है इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस जो हमारे पाथवे थे उनके बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के पाथवे जो था उसमें हमने देखा था NADH का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो लिंक रिएक्शन थी उसमें भी हमने देखा था NADH जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद TCA साइकिल जो थी उसमें भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 पाथवे थे इनमें हमने ये देखा था कि NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, NADH का, और TCA साइकिल जो है उसमें एक और एनर्जी कंपाउंड फॉर्म हो रहा था जिसको हम FADH2 के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये जो है ये एनर्जी कंपाउंड होते हैं। अब इनसे कैसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको हम ATP के नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस वाली लाइन में ये बताएगी द सिंथेसिस ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये क्या है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है।
इनसे जो इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही है उस प्रोसेस के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस लाइन का मतलब ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बट NaDH एंड FADH+H डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। अब जब हम आगे के प्रोसेस में जब कॉम्प्लेक्स 4 पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वाटर जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब वाटर के फॉर्मेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए एंड प्रोटॉन आयन चाहिए। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायरेक्टली वाटर के फॉर्मेशन में मींस डायरेक्टली ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये क्या है, इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे होते हैं मींस जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू पास होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर के फॉर्मेशन में। सो NaDH and FADH does not combine directly with oxygen. Electron reach to oxygen from them. इनसे इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं वो उस तक ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की जो है उसके थ्रू। द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसका मतलब हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझते हैं कि NaDH और FADH2 जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इनसे जो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनके ऑक्सीडेशन के बाद और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू पास होते हैं, तब जब कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच जाते हैं उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन जो है वो मैट्रिक्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और फिर वहाँ पर वाटर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। आगे के प्रोसेस में हम जब पाथवे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अभी के लिए आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है। ये वाला स्लाइड हम देख चुके हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बिकॉज इससे हमारा बेसिक जो है वो डेवलप होगा, बेसिक क्लियर भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है पाथवे जो है, इसमें टोटल 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 इनके नाम हमें अच्छे से पता होने चाहिए बिकॉज इनके नाम से भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इवन नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके भी फिर मैं एक वीडियो में नीट के प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चंस जो हैं उनको कलेक्ट कर एक वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि मैंने फोटोसिंथेसिस का भी बनाया था। सो नाम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको हम NaDH डिहाइड्रोजनेज या फिर यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये जो एंजाइम है या फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ओनली मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स है। अगर यदि हमें क्रेब्स साइकिल पता है तो क्रेब्स साइकिल में जो 6th वाला स्टेप था वो कहाँ पर हो रहा था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर देखा जा रहा था। हमने पढ़ा था जब क्रेब्स साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तो उसके टोटल 8 स्टेप थे। उन 8 स्टेप में से 7 स्टेप जो थे वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म हो रहे थे बिकॉज उन 7 स्टेप्स के एंजाइम जो थे वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में थे। लेकिन जो 6 वाला स्टेप था उसका जो एंजाइम है जिसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं, ये वाला एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सो कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सिनेट से फ्यूमरेट के फॉर्मेशन में और एंजाइम की हेल्प से सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है उसकी हेल्प से। सो कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसको हम यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं और कॉम्प्लेक्स 5 जो है उसको हम ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये ATP का फॉर्मेशन कराता है ये वाला कॉम्प्लेक्स।
आई होप कि इनके नाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। स्टिल ये तो बहुत अच्छे से याद करने, इवन हम कह सकते हैं कि इनको हमें रटना है, रट के हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये नाम, और किसी भी नाम को एक दूसरे के साथ कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अलग अलग अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इस वाली स्लाइड से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है, इवन बनता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1, अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स 1 में प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या करता है, इलिस्ट्रेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 एंड यूबीक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 एंड यूबीक्विनोन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बनाने का काम कौन करता है, कॉम्प्लेक्स 1, ऑल्सो कॉल्ड NADH यूबीक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजनेज, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। उसके बाद लार्ज एंजाइम होता है ये, कंपोज्ड ऑफ 42 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इंक्लूडिंग एन FMN कंटेनिंग फ्लैवोप्रोटीन एंड एटलीस्ट 6 आयरन सल्फर सेंटर। अभी जब हम पाथवे में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये FMN उसमें प्रेजेंट होता है, उसके बाद उसमें आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज FMN जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, आयरन सल्फर सेंटर में, और आयरन सल्फर सेंटर जो है वो कोएंजाइम यूबीक्विनोन को देता है। सो ये क्या है, ये एक लार्ज एंजाइम होता है जो कि 42 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, जो कि इंक्लूड करता है FMN जो कि फ्लैवोप्रोटीन को कंटेन करता है, और उसके बाद 6 आयरन सल्फर सेंटर जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1 जो है टू बी एल शेप्ड विद, अब कॉम्प्लेक्स 1 जो है अगर उसके हम शेप की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। सो इसका शेप जो है वो एल शेप होता है, ठीक है, एल शेप्ड विद 1 आर्म ऑफ एल इन द मेम्ब्रेन, इसकी एक आर्म जो होती है एल की वो मेम्ब्रेन में धसी हुई एम्बेडेड होती है, और दूसरी आर्म जो होती है वो मैट्रिक्स साइड पर प्रेजेंट होती है, एंड द अदर एक्सटेंडिंग इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, FMN की फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड विच इज़ केमिकली सिमिलर टू FAD, ये केमिकली FAD के सिमिलर होता है कौन, FMN। कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसफ़र दीज इलेक्ट्रॉन्स टू यूबीक्विनोन, यहाँ पर ये H नहीं, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है इलेक्ट्रॉन्स को यूबीक्विनोन के पास ट्रांसफ़र करता है। 4 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम पाथवे में भी क्लियर करते जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करता है मैट्रिक्स साइड से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 1 कैटेलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ अ हाइड्राइड आयन फ्रॉम NADH टू FMN एंड फ्रॉम विच 2 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सीरीज ऑफ आयरन सल्फर सेंटर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 जो है 2 प्रोटॉन्स जो हैं उसको ट्रांसफ़र करता है FMN के थ्रू, और 2 इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है। ये जो इतने सारे पॉइंट्स इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कि बहुत सारे बच्चों को क्या कहते हैं, कंटेंट चाहिए होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नोट्स बनाते हैं आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर यदि उनके पास ये कंटेंट अवेलेबल रहेगा तो वो अपने आप से भी खुद से वीडियो देखने के बाद उस चीज़ को समझ सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। इसमें डरने की बात नहीं है। अभी जब हम पाथवे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। जब हम पाथवे पढ़ लेंगे तो एक बार और इन वाले स्लाइड्स पर हम आएंगे जिससे कि स्टिल कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 में अगर हम बात करें तो इसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से भी जानते हैं, ये हम देख चुके हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन TCA साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 6 नंबर का स्टेप TCA साइकिल का, ठीक, उसमें सक्सिनेट से फ्यूमरेट का फॉर्मेशन इसी एंजाइम इसी कॉम्प्लेक्स से होता है। ओनली मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन TCA साइकिल, TCA साइकिल में जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यही वो एंजाइम होता है। ये क्या करता है, कंटेन करता है 5 प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के 5 प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं, और 4 डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट इसमें पाई जाती हैं। इसके पास FADH2 बाइंडिंग साइट होती है और FAD रिडक्टेज एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो
एक भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता है और डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करता है, यूबी क्यूनॉन को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन किसी भी तरीके का प्रोटॉन जो है वो पंप नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसको हम एक और नाम साइटोक्रोम यूबीक्विनोन साइटोक्रोम C के नाम से भी जानते हैं। इनके ऑल्टरनेटिव नेम मीन्स जितने नाम हैं वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यूबीक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। उसके बाद ये क्या, इस वाले कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, ऑक्सीडाइजेज रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन। जो रिड्यूस्ड हो रखा होता है यूबीक्विनोन, उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, जिससे कि वो यूबीक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है आयरन सल्फर सेंटर के थ्रू। 2B टाइप साइटोक्रोम्स इसमें पाए जाते हैं, जिसको हम B565 एंड B560 के नाम से जानते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड साइटोक्रोम C1 टू साइटोक्रोम C, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और इस कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो भी 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करता है पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन पेयर आर पम्प्ड आउट टू द मैट्रिक्स बाय कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 इज अ डाइमर ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर। ये जो है आइडेंटिकल मोनोमर का एक डाइमर होता है, मीन्स 2 सब यूनिट होती हैं जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 3। अब कॉम्प्लेक्स 4 की बात करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं, इसका ये नाम होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, CuA एंड CuB, 2 कॉपर सेंटर्स इसमें पाए जाते हैं। और साइटोक्रोम A एंड A3 भी पाया जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, 2 प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करता है, पंप करता है मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स 1 जो था उसने 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र किया था। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो एक भी प्रोटॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसने भी 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र किया था। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो क्या करता है, 2 प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करता है। ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, बिकॉज इसके बेसिस पे हम ये भी देखेंगे कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 5 की बात करें अगर, हाँ कॉम्प्लेक्स 5 कहाँ हो गया भाई। सो कॉम्प्लेक्स अगर 5 इसमें नहीं है, अगर हम कॉम्प्लेक्स 5 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 5 जो है उसको हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानते हैं, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। एटीपी सिंथेज के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सी बात ये है कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल पाथवे की तरफ चलते हैं। सो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो और हमारा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर देगा कि ये जो है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके बाद ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। उसके बाद ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। उसमें ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, जो कि एल शेप का हमने पढ़ा था कि एल शेप का होता है। सो ये हम देख सकते हैं, ये एल शेप का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर ये जो NADH है ये कहाँ से मिल रहा है, इसको ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से मिल रहा है। ठीक है, और लिंक रिएक्शन का जो देखा था, क्रैब साइकिल जो देखी थी हमने, वहाँ से ये NADH जो है ये मिलता है। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड होकर NAD पॉजिटिव में बनाता है और उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर FMN होता है, आयरन सल्फर सेंटर होते हैं इसमें, उसके थ्रू होते हुए यूबीक्विनोन के पास चले जाते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, ये क्या करता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से,
और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली यूबिक्विनोन को दे देता है। और कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 4 प्रोटॉन्स जो है मैट्रिक्स से कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वहाँ उसकी साइड में। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 3 होता है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करता है और इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनोन जो है साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन देता है, साइटोक्रोम और इससे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इस तरीके से। ये कॉम्प्लेक्स 4 है और ये कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं और इसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें इतनी डिटेल नहीं दे रखी है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि इसमें ये वाला जो रीजन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इन दोनों में ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके बीच में इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और ये वाला जो रीजन है ये मैट्रिक्स वाला रीजन है। अब मेन पाथवे की तरफ हम चलते हैं कि मेन पाथवे जो है वो कैसे रन होता है। उसका मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर NADH है जो कि ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल से आया हुआ NADH+H है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है NAD+ में, उससे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो रिलीज्ड होते हैं। ये जो NAD+ होता है ये क्या है, ये बाद में वापस चला जाता है किस में, क्रेब साइकिल में, लिंक रिएक्शन में और ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पर जाते हैं, FMN जो कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट होता है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड के पास इलेक्ट्रॉन गए। FMN जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर सेंटर के पास ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। आयरन सल्फर सेंटर जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको कोएंजाइम Q के पास ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q के पास ट्रांसफ़र होते हैं उसी वाले टाइम पर क्या होता है कि मैट्रिक्स वाले रीजन से 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो गए मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1 का काम, ठीक है। अगर यदि हम इसके जो डिटेल्ड स्लाइड थी जिसमें हमने पॉइंट्स के बारे में लिख रखा था इसके, उसमें अगर हम स्लाइड पे जाएं तो ये था कि रिलेशनशिप बनाता है कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 और यूबिक्विनोन के साथ, और इसको हम NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज और NADH हाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। उसमें ये वाला पॉइंट जो है लार्ज एंजाइम होता है जो कि 42 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि इंक्लूड करती हैं FMN, देख लिया FMN फ्लेवोप्रोटीन कंटेनिंग होता है और 6 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। L शेप का होता है, एक L की आर्म जो है वो मैट्रिक्स साइड पर होती है और एक मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, ये चीज़ भी देख ली, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है ट्रांसफ़र करता है दीज इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था, ये भी हम देख चुके। और जैसे ही आयरन सल्फर सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन के पास ट्रांसफ़र हो रहे थे, सेम टाइम पर मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो 4 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये हो गया इसका लिखा हुआ, ठीक है। आई होप कि ये जो पॉइंट वाले स्लाइड्स हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद अगर यदि हम सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसको हम सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, FADH2 जो है उसको कन्वर्ट कर देता है FAD में और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं। और ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं होता। सो मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स कि मेम्ब्रेन मैट्रिक्स साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन से सिर्फ बाउंड होता है, तो इस वजह से ये किसी भी तरीके के प्रोटॉन्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली कोएंजाइम Q के पास दे देता है। अब कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 जो है उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है कोएंजाइम Q के पास पहुंच गए। अब ये क्या करता है, कोएंजाइम Q और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइटोक्रोम C, ये जो है ये मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, मीन्स कि ये मूव कर सकते हैं ये वाले। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 ये वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं
ये मूवेबल नहीं होते, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होते, बिकॉज ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं या मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। लेकिन ये जो है साइटोक्रोम सी एंड कोएंजाइम क्यू, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, सो ये मूवेबल होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम क्यू के पास पहुंचे। कोएंजाइम क्यू जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स 3 में, ये है कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है। साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम C1 इसमें प्रेजेंट होता है। सो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास आए, साइटोक्रोम बी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है आयरन सल्फर सेंटर के पास। आयरन सल्फर सेंटर जो है वो साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करता है, और साइटोक्रोम सी जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में साइटोक्रोम सी जो प्रेजेंट होता है, C1 जो है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देता है। जैसे ही C1 से C के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब उस सेम टाइम पर जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो मैट्रिक्स साइड से 4 प्रोटॉन्स को इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में अगेन ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है कि साइटोक्रोम सी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है A3 के पास। अब इसके बाद A3 के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ पर हाफ O2 जो है, ये हाफ O2 2 प्रोटॉन आयंस के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन करता है, जिसको हम मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जानते हैं। बिकॉज कॉम्प्लेक्स 4 के बाद कुछ इस तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट होता है कि कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो किसी और कॉम्प्लेक्स को इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करे। सो मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे ही मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, और सेम टाइम में ये जो है कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, 2 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब जैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है उसमें प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मैट्रिक्स से। सो मैट्रिक्स जो है वहाँ पर क्या होगा कि प्रोटॉन्स की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कराता है मैट्रिक्स साइड में। मैट्रिक्स साइड में ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे ही प्रोटॉन्स, तो वहाँ पर ADP जो है वो उन प्रोटॉन्स को लेता है और उसके बाद ATP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका प्रोसेस जो है इसमें हम देखते हैं इस वाले स्लाइड में। सो जैसे ही इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू प्रोटॉन्स जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। सो ये वाला जो रीज़न है, यहाँ पर प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज के नाम से जान रहे थे, ये क्या करता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वहाँ से प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कराता है मैट्रिक्स की साइड पर। यहाँ पर ADP जो है वो इन प्रोटॉन्स को लेकर ATP में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये वाला जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सो 4 प्रोटॉन्स जो हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, तब एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो अगर यदि हम कॉम्प्लेक्स 1 से काउंट करें तो 4 प्रोटॉन्स इसने ट्रांसपोर्ट किए, सेकंड से कोई प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, 4 इसने ट्रांसपोर्ट किए, तो टोटल होगा 8, एंड 2 प्रोटॉन जो हैं वो इससे ट्रांसपोर्ट हुए। सो टोटल ATP जो ट्रांसपोर्ट होते हैं पर इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या हो गए, 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। और एक ATP के लिए हमें कितने प्रोटॉन चाहिए, 4 प्रोटॉन तो एटलीस्ट 1 ATP फॉर्मेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो 4 प्रोटॉन पर ATP एंड 4 प्रोटॉन एक और ATP, और बचते हैं फिर 2, 8 टोटल 10 प्रोटॉन में से। सो 4 का एक ATP बनता है, तो 8 प्रोटॉन से 2 ATP मॉलिक्यूल बन गए, और 2 जो प्रोटॉन बचे उससे 0.5
बनता है। सो इस तरीके से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये देखा जाता है कि 2.5 ATP मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ATP सिंथेज जो होता है इसके बारे में हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर, इसके सब यूनिट्स जो है, जैसे कि इसमें 2 सब यूनिट होते हैं F0 और F1। F0 जो होता है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और F1 जो होता है वो मैट्रिक्स साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, इसके डिफरेंट सब यूनिट्स और कैसे ये जो एंजाइम जो ATP सिंथेज एंजाइम है वो कैसे काम करता है, मीन्स ADP से कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, इसका डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो इस ATP सिंथेज के थ्रू 4 प्रोटॉन्स आते हैं और एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है वो रन होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। आई होप कि ये वाला जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं उसका क्या काम है और कैसे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं, कैसे इससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कितने प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज जब क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होता है, जो मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मेनली नीट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो 2 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो उसमें ये भी दे सकता है ऑप्शन में कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो 1 2 3 XYZ प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स 2 ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो एक भी प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। 1 3 एंड 4 जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन 1 एंड 3 जो है वो 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और 4 वाला जो है वो 2 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और मेटाबॉलिक वाटर जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं इस प्रोसेस में, वो किस में कंफ्यूज होते हैं कि ये जो ETC का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर रन होता है। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इस वाली मेम्ब्रेन में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है और कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है ये चीज़ भी हम अच्छे से समझ चुके होंगे इस प्रोसेस में। अगर यदि स्टिल कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है या किसी भी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसको दूर कर सकूँ, उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनके भी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।